गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब हुआ, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ठीक है, जो भी उसके प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र होगा उसके अंदर आपको क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व निकालना है। ऊर्जा घनत्व का मतलब एकांक आयतन में जितनी भी ऊर्जा होती है उसको हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये हम निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी धारिता निकालेंगे। अगर ए और डी उसके क्रम से क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच की दूरी हो, माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए व उनके बीच की दूरी डी है, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी, C इजिकल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब के तो आप जानते हो क्या है, हर बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक, तो के क्या है, जहाँ के प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V है तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा हाफ CV² आपने पढ़ा है। किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी जो भी ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जो कि क्या होती है, हाफ CV²। तो U की वैल्यू है और C का मान अभी हमने निकाल ही लिया, ये रहा, पता ही है, C का मान रख दो बस। तो C का मान रख दिया। अब यहाँ V क्या होता है, E इजिकल टू V बाई डी से V का मान क्या आएगा, ED। ठीक, तो V की जगह ED रखो और रख दो यहाँ, तो ED रख दिया। ठीक, तो यहाँ से एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा, D² था ना, एक D कैंसिल हो जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट E², के एप्सिलॉन नॉट E² बचा क्या, A और D को मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक, जूल। वैसे AD है क्या, A हो गया प्लेट का क्षेत्रफल और D उसके बीच की दूरी, यानी AD की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, प्लेटों के बीच में जो भी वायु का या परावैद्युत माध्यम का जो भी स्थान है उस स्थान का क्या आ जाएगा, ये आयतन, यानी प्लेटों के बीच का आयतन आ गया ये। ठीक, चूँकि प्लेटों के बीच के स्थान का आयतन AD है। ठीक, अतः प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या होगी, एकांक आयतन में, यानी इसको मैं किससे डिवाइड कर दूँ, आयतन से। ठीक, तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा आ जाएगी। संचित ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व क्या होगा, U इजिकल टू U अपॉन AD, यानी मात्रा क्या होगा, जूल प्रति आयतन, यानी मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब इसका आयतन हो गया। बस AD से डिवाइड करना, यानी ये AD हट जाएगा। ठीक, तो फॉर्मूला क्या आ गया, 1/2 के एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक, तो मात्रक हो गया इसका जूल पर मीटर क्यूब। वायु या निर्वात के लिए आप जानते हो कि का मान क्या होता है, 1 ही होता है, हमेशा लेते हुए आए हैं, हर तरीके से आपको पता ही होना चाहिए ये। तो U इजिकल टू क्या होगा, हाफ के की जगह 1 रख दिया बस, एप्सिलॉन नॉट E² जूल पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। जो भी दो प्लेट हैं संधारित्र की, उनके बीच में बल कितना होगा। आपने देखा होगा दो प्लेटों के बीच में अगर कोई आवेश Q है तो उस पर बल लगता है QE, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच में E है तो उस पर बल क्या लगेगा, QE। ठीक है, तो अगर कोई आवेश ना हो, कोई बात नहीं, प्लेटों पर तो आवेश होता ही है। प्लेटों पे आवेश है, पहली प्लेट पे प्लस होगा, दूसरे पे माइनस होगा, विपरीत आवेश होते हैं हमेशा। तो ये दोनों आवेशों के कारण प्लेटों पर क्या लगेंगे, आकर्षण बल लगने लगेगा। तो वही बल हमें निकालना है, दोनों प्लेटों के बीच में कितना बल लगेगा। ठीक है, माना संधारित्र की प्लेटों पर क्रम से +Q व -Q आवेश हैं, तब इन प्लेटों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। ठीक, क्योंकि दोनों कैसे हैं, विपरीत प्रकृति के हैं। पहले चैप्टर में पढ़ा विपरीत प्रकृति वाले, यानी विजातीय आवेश जो हैं हमेशा आकर्षित होते हैं। माना प्लेटों को 0 से D दूरी तक हटाया जाता है। स्टार्टिंग में हम मान लेंगे प्लेट, दोनों प्लेटें क्या है, 0 पर है, बिल्कुल निकट हैं एकदम, तो 0 पर, और उनको थोड़ा दूर हटाते गए D दूरी तक हटाया। ये ज़्यादा बड़ी अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, D दूरी तक हटाया, ज़्यादा अधिक हो जाएगा तो फिर वैद्युत क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो D दूरी तक हटाने पर इसके लिए कितना कार्य किया वो हम निकालेंगे। तो वह कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल F, जो भी प्लेटों के बीच में बल लग रहा था मान लेंगे F है, इंटू D। ठीक है, तो F आप जानते हो प्लेटों के बीच लगने वाला बल। तो मैं लिख देता हूँ, जहाँ F प्लेटों के बीच बल, लगने वाला बल है
प्लेटों के बीच, ये प्लेटों के मध्य लगने वाला बल है। ठीक है, यह कार्य ही प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम U लिखेंगे तो U इजिकल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। वैसे U का मान हमें पता है हाफ QV, ठीक, हाफ CV² भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो हमने ये लिखा क्योंकि हमें QE की तरह फॉर्मूला बनाना है, इसलिए। तो U इजिकल टू W, U का मान पता है, W का मान रख दो इसी में बस। तो U इजिकल टू W, U का मान रख दिया, W का मान रख दिया। हमें F निकालना था, तो F इजिकल टू D नीचे आ गया बस इसके, QV/D = 2 है ही। अब यहाँ V क्या है, E इजिकल टू V/D से V का मान आता है ED, बस ED रख दो V की जगह, V की जगह ED रखते क्या आ जाएगा, तो वो ये मान आ गया। F इजिकल टू हाफ QED/DD से D कैंसिल, तो F इजिकल टू हाफ QE, ठीक है, न्यूटन में। ठीक, तो इसका फॉर्मूला हो गया। तो कोई भी आवेश यदि इसके प्लेटों के मध्य होता है तो उस पर बल लगता है QE, और आवेश ना हो, सिर्फ प्लेटों पर आवेश हो, उसके कारण प्लेटों के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, हाफ QE। तो याद करना आसान है, जो किसी आवेश पर बल QE तो उसका आधा होता है यानी हाफ QE, वो क्या होगा, प्लेटों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान हो गया। अब आते हैं संयोजनों पर। संधारित्र के जो संयोजन हैं वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, प्रतिरोधों के संयोजन पढ़ा होगा आपने, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, वो टॉपिक भी आएंगे, आगे आएंगे। ठीक है, अभी यहाँ संधारित्र है तो संधारित्रों का संयोजन होगा श्रेणी क्रम में भी और समांतर क्रम में भी, और भी कई तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, इनका भी कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ 2 ही पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम। ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन के जो आप तो ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें करते क्या है, इसमें जो संधारित्र है, ठीक है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को तो किसी भी विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे जो कि धारा, जो कि आवेश को प्रवाहित करेगा। ठीक है, आवेश यानी धारा ही होती है वैसे, आवेश को प्रवाहित करेगा, तो पहली प्लेट। ठीक, और दूसरी प्लेट को क्या करेंगे, अब हम दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देंगे, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को क्या करेंगे, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देंगे। ठीक, तो ये होता है श्रेणी क्रम। ऐसे ही आगे तक जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ तो 3 मैंने दिखाए, ऐसे और भी हो सकते हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हों। क्या करना है, पहली प्लेट को जो भी विद्युत स्रोत है उससे जोड़ देंगे, और इसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। अब ध्यान रखना, ये संधारित्र पहला, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र, ये इसकी पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। ठीक, और फाइनली क्या करेंगे, जो अंत में जो अंतिम संधारित्र होगा उसकी दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, भू संपर्क कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम मान लेंगे। अगर इस पर प्लस Q आवेश है तो उतना ही प्रेरण के कारण माइनस Q दूसरी प्लेट पर आ जाएगा। तो अगर यहाँ माइनस Q है जो कि अंदर की सतह की ओर होगा तो उसके विपरीत प्लस Q आवेश क्या होगा, इसकी बाहरी सतह पर आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों जुड़े तो ये सारा का सारा प्लस Q आवेश क्या हो जाएगा, उस प्लेट पर चला जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ क्या आ गया, प्लस Q। अगर ये प्लस Q है तो प्रेरण के कारण क्या होगा, यहाँ माइनस Q आ जाएगा, यानी इस प्लेट पर अंदर की सतह पर माइनस Q आवेश आ जाएगा। जब इस पर माइनस Q आए तो इसकी बाहरी सतह पर क्या होगा, विपरीत आवेश यानी प्लस Q आ जाएगा। और वो प्लेट किससे कनेक्ट है, इससे, तो वो सारा का सारा आवेश हटकर इस प्लेट पर आ जाएगा, यानी अंदर की तरफ प्लस Q। ठीक, इसके प्रेरण के कारण फिर से इस पे क्या हो जाएगा, माइनस Q आवेश, और बाहर प्लस Q। वो प्लस Q आवेश को हम पृथ्वी से जोड़ने के कारण उदासीन कर देंगे, यानी वो हट जाएगा बस। तो इस तरीके से सभी प्लेटों पर क्या आ गया, पहली प्लेटों पर तो प्लस Q रहा और दूसरी प्लेटों पर माइनस Q। अगर हम साइन ना देखें तो सब पे क्या आएगा, प्लस Q ही रहेगा। तो प्लेटों पर क्या हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन में हमेशा आवेश सभी संधारित्र पर समान रहता है, पहली पर प्लस कराएगा तो दूसरे पर माइनस का रहेगा। ठीक है, मान लिया हमने C1 C2 C3 वाले 3 संधारित्र ले लेंगे। ठीक है, और सभी पर विभवांतर V1 V2 V3 मान लेंगे क्रम से करके। ठीक है, तो इन सभी का अगर विभवांतरों का योग करें तो मान लेंगे A और B के बीच में जो तुल्य विभवांतर होगा वो V मान लेंगे। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या है, इस वो जो मैंने बताया जो भी संयोजन है बिल्कुल सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी। उस चीज़ पहले इस संयोजन के बारे में बताया गया है, फिर इनके जो आवेश हैं कैसे रहे वितरित हुए उसके बारे में, सभी पर समान रहा उसके बारे में, और फिर क्या बताएंगे कि इस पर जितने भी विभव होंगे, विभवांतर होंगे वो सब बराबर होंगे किसके, तुल्य विभवांतर के। ठीक है, इसको तुल्य विभवांतर बोल सकते हैं। और इसके तुल्य हम एक धारिता ले लेंगे, संधारित्र ले लेंगे जिसकी धारिता क्या होगी, तुल्य धारिता होगी।
ठीक है। इस प्रकार के संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से ये रही तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। वही चीज़ जो मैंने बताया। इस प्रकार जोड़ने के पश्चात अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया। माना विद्युत स्रोत द्वारा प्लस क्यू आवेश पहले संधारित्र की पहली प्लेट को दिया जाता है, तो विद्युत स्रोत द्वारा प्लस क्यू आवेश इसे दे दिया। तब प्रेरण के कारण क्या होगा, दूसरी प्लेट पर भी माइनस उतना ही आवेश, लेकिन माइनस का आ जाएगा। प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश दूसरी प्लेट पर आ जाता है। इस आवेश का स्वतंत्र आवेश प्लस क्यू बाह्य सतह पर जो प्लस क्यू बन गया वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है। इस प्रकार सभी संधारित्र की पहली प्लेटों पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेटों पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। ठीक है, तो आवेश के बारे में बता दिया। अब संधारित्र की धारिता मान लेंगे, उन पर विभवांतर मान लेंगे। ठीक है, माना C1 C2 वैसी धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इन पर विभवांतर क्रम से V1 V2 V3 हैं। तब तो Q बराबर CV से V सभी के V1 निकालो। V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। सभी पे Q समान होगा। ठीक है, पता है आपको, श्रेणी क्रम में समान हो जाएगा। तो इन सब का योग कर दो। यदि बिंदु A और B के बीच में कुल विभवांतर V है तो V क्या होगा, इन सब के योग के बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, V1 V2 V3 हमें पता ही है, बस मान रख दिए। मान रखने के बाद वैसे हमें Q दिख रहा है कॉमन है, अभी लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हैं या बाद में लेना चाहो बाद में भी ले सकते हैं। ठीक, तो अब हम क्या एज्यूम करेंगे, अगर इन तीनों संधारित्र की जगह हम कोई एक ऐसा संधारित्र ले लें जो इन सभी की तुल्य धारिता के बराबर हो, जिस पर V ही विभव हो और Q ही आवेश हो, तो हम इस पूरे समायोजन को, श्रेणी क्रम समायोजन को उस संधारित्र से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया कि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक C धारिता का संधारित्र कार्य कर सकता है जिस पर Q आवेश व V विभवांतर हो। तब V इज इक्वल टू Q अपॉन C, Q बराबर CV आपने पढ़ा है, V इज इक्वल टू Q अपॉन C आ गया। ये तुल्य विभवांतर हो गया, ये तुल्य धारिता होगी, उस पर जो आवेश होगा वो Q ही होगा। तो V की जगह Q अपॉन C रख दिया, बस V की जगह हमने Q अपॉन C रख दिया। यहाँ से Q कॉमन ले लिया तो Q से Q कैंसिल, तो बचा क्या 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, समायोजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, C क्या है, तुल्य संधारित्र की तुल्य धारिता है। ध्यान रखना श्रेणी क्रम में आता है 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और समांतर क्रम में आता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इस टाइप से। ठीक है, तो आपने जैसे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा, प्रतिरोध के बारे में, वैसे ही है, थोड़ा उल्टा है। यहाँ श्रेणी क्रम में 1 अपॉन वाले होते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम मान है वो अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम मानों के योग के बराबर आ रहा है। ठीक, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं इस प्रकार श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम मान, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम मान सभी धारिताओं के, सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। ठीक है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम मान इसके योग के बराबर होती है। ठीक है, होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में आखिर हमने क्या क्या देखा, आवेश समान रहा, सब पे सभी प्लेटों पर समान आवेश होता है। देखा होगा आपने Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 इक्वल टू C2 V2 इक्वल टू C3 V3, ऐसे लिख सकते हो। प्लेटों के बीच अलग अलग परंतु सभी के विभवांतरों का योग संयोग पर लगे विभवांतर के बराबर होता है, यानी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और एक और चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, हर कोई नहीं बताएगा ये भी। ठीक है, तुल्य धारिता का मान संयोग में लगे कम से कम धारिता से भी कम होता है। ठीक, इसका मतलब जितने भी संधारित्र आपने लगाए हैं, अगर उसमें सबसे छोटा धारिता का कोई संधारित्र है तो तुल्य धारिता का जो मान आएगा उससे भी छोटा आएगा। ठीक है, उससे भी कम आएगा। ठीक, उसको भी चेक कर सकते हो, मैं अभी रफली दिखा देता हूँ। ठीक, न्यूमेरिकल में आप कंफर्म कर लोगे तो कैसे आया कम, तो वो भी उसमें दिख जाएगा। ठीक, जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए। ये 3 संधारित्र ले लिए मैंने, मान लो ये 4 फैरेड का है, ये 2 फैरेड का है, और ये मैंने ले लिया 3 फैरेड का है। ठीक, तो इसको मैंने श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ दिया। ठीक, तो अब इसकी तुल्य धारिता निकालनी है, तो वो क्या होगी 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1
ये C1 मान लिया, ये C2 मान लिया, ये C3 मान लिया, प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो ये हमें मान C का निकालना है, तो सबके मान रख दो, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा। ठीक, तो 10 3 13, तो ये C का 1/C का मान, तो C का मान क्या आ गया, 13/12। ठीक, तो ये वैल्यू है। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो एक बार जाएगा 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। ठीक है, डिवाइड किया 1 तो 0 समथिंग आ जाएगा, तो इतना ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग बैठी। ठीक है, जो कि इससे तो कन्फर्म हो रहा है, ये वैल्यू क्या होगी, इससे भी कम होगी। किससे, जो ये C2 है सबसे छोटा, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, C2। C2 से भी छोटी है, यानी C जो है लेस देन आ रहा है किससे, C2 से भी। ठीक है, इसका मतलब जो तुल्य धारिता है वो क्या है, समायोजन या संयोग में लगे सबसे कम से कम धारिता वाले से भी कम है। ठीक है, यही हमें निकालना था। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। ये तो मैंने पूरा भाग नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इससे कंफर्म हो जाएगा। ठीक, तो ये आज के लिए इतना ही। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं कल ही दूंगा, क्योंकि अभी समांतर क्रम संयोजन रह रहा है, उसको कंप्लीट करते ही 1-2 टॉपिक और रह जाएंगे, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।